A very good afternoon to all of you. Welcome to Suresh Gyan Bihar University. I'm your teacher of business communication skills. We both are learning communication skills. कम्युनिकेशन स्किल्स में अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। हमने बॉडी लैंग्वेज के बारे में काफी कुछ जान लिया। हमने कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्टिव लिसनिंग, इन सब के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। अब जो हम हैं फर्दर, जो हमारा पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर हमारा चल रहा है, जो जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है सॉफ्ट स्किल्स। और सॉफ्ट स्किल्स की बात हम करते हैं। इसके अंदर हमने देखा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कितना जरूरी होता है सॉफ्ट स्किल के लिए, और सॉफ्ट स्किल्स कितनी जरूरी होती है फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिर नेक्स्ट जो है, अब बिना टाइम वेस्ट करे मैं सीधे आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट हम बोलते हैं कि हमने जो पहले बात की थी वो बात की थी कि कि फीडबैक कितना इंपॉर्टेंट होता है। पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात की थी, उसके बाद बात की थी कि फीडबैक कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे दो पर्सन बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है, तो एक पर्सन ने दूसरे को हाउ आर यू बोला है, व्हाट आर यू डूइंग, इस तरह का क्वेश्चन पुट अप किया। द सेकंड पर्सन ने, जो सेकंड पर्सन था, जो गर्ल है, वो इतनी दूर थी कि उसे वो ढंग से लिसन नहीं कर पाई, हेयर नहीं कर पाई। तो उसने क्या फीडबैक दिया कि व्हाट आर यू सेइंग, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। तो उसने ये सिंबल दिया कि आप जो कह रहे हैं मुझे समझ में सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है। तो ये बात हो गई। तो फिर उसके बाद उसने जब ये समझा कि मैं आई एम इन अ वेरी फार फ्रॉम दैट द गर्ल, सो सच दैट माय वॉइस कुडंट रीच देयर। ठीक है। तो उसने क्या किया, क्लोज आया एंड देन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट, देन दे आर आस्किंग अबाउट हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू टाइप थिंग्स। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिकेशन मॉडल्स की। कम्युनिकेशन मॉडल्स की बात करते हैं तो वेरियस कम्युनिकेशन मॉडल्स हैव बीन प्रपोज्ड फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए अलग अलग कम्युनिकेशन मॉडल्स को प्रपोज किया गया है। ठीक है। द सिंपलेस्ट ऑफ दीज द सेंडर रिसीवर मॉडल्स आर डिस्कस्ड हियर। सबसे सिंपल मॉडल को हमने डिस्कस किया जिसमें सेंडर और रिसीवर होता है। नेक्स्ट हम बोलते हैं, एक होता है बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल। क्या होता है? Basic communication model. So this model is useful when the movement of information across space and through time is a central challenge. ठीक है. Since the model looks at communication from a message point of view, its usefulness is limited when the information exchange is so complex that it cannot be isolated into message units. क्या बोला? दिस मॉडल जो अपन को नीचे दिख रहा है इज यूजफुल, ये यूजफुल होता है when the movement of information across space and through time is a central challenge। मतलब जब क्या इंपॉर्टेंट होता है, इंफॉर्मेशन को स्पेस में और टाइम में, टाइम से भेजना, मतलब विद इन स्पैन ऑफ टाइम से भेजना। तो ये जिस जो कि एक सेंट्रल चैलेंज होता है। सिंस द मॉडल लुक्स एट कम्युनिकेशन फ्रॉम अ मैसेज पॉइंट ऑफ व्यू, जो मॉडल दिख रहा है कम्युनिकेशन का वो एक मैसेज पॉइंट ऑफ व्यू से है। इट्स यूजफुलनेस इज लिमिटेड when the information exchange is so complex that it cannot be isolated into message unit। ठीक है। इट्स इसकी जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि उसे अलग अलग मैसेज यूनिट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे एक मॉडल बनाया गया है, जैसे देखिए जिसमें क्या दे रखा है, सोर्स और सेंटर दे रखा है। उसके बाद सोर्स और सेंटर दे रखा है। क्या दे रखा है? सोर्स और सेंटर दे रखा है। उसके बाद एनकोडिंग हो रही है। एनकोडेड के बाद एनकोडिंग हो रही है। एनकोडिंग के बाद जो ये कोडेड मैसेज है, जो ये कोडेड मैसेज है, ये किसी चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुंच रहा है। उसके बाद डिकोडिंग हो रही है और हमें डिकोडेड मैसेज मिल रहा है, और ये मैसेज जो है रिसीवर तक पहुंच रहा है। इसके साथ साथ सेंटर के साथ साथ क्या जा रही है, नॉइज भी जा रही है। ऑफ कोर्स हमको पता है कि हर एक स्टेप में नॉइज इन्वॉल्व होती है, तो नॉइज भी जा रही है जो रिसीवर को मिल रही है। उसके बाद रिसीवर जब ये नॉइज और ये डिकोडेड मैसेज को डिकोड करके जितना रिसीव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपना फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है सोर्स को, सेंडर को। तो आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए आपको ना ये पूरा बॉक्स ध्यान रखना है। ये जो पूरा बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कभी कम्युनिकेशन आता है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूछा जाता है, तो आप ये पूरा बॉक्स अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं वहां पे। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरैक्शन कम्युनिकेशन मॉडल। ये तो नॉर्मल कम्युनिकेशन मॉडल था जो सोर्स और रिसीवर वाला था, सेंडर रिसीवर वाला, जो हमने पहले भी पढ़ा था। तो ये तो वही था।
अब की जो बात हो रही है, अब आगे जो बात हो रही है वो हो रही है इंटरैक्शन कम्युनिकेशन मॉडल की। किसकी बात हो रही है? इंटरैक्शन कम्युनिकेशन मॉडल की। तो ये क्या होता है? इन अ टू वे कम्युनिकेशन डायलॉग द सोर्स एंड रिसीवर चेंज पोजीशन एंड मैसेजेस बाउंस बैक एंड फोर्थ। क्या बोला? इन अ टू वे कम्युनिकेशन, एक टू वे कम्युनिकेशन में डायलॉग द सोर्स एंड द रिसीवर चेंज पोजीशंस। इसमें क्या होता है? सोर्स रिसीवर अपनी पोजीशंस को चेंज करते रहते हैं एंड मैसेजेस बाउंस बैक एंड फोर्थ, मैसेजेस आगे पीछे होते रहते हैं। जो सिमिलरली आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन में होता है, जो एक वर्बल कम्युनिकेशन में होता है। जो पहला सेंडर और रिसीवर वाला कम्युनिकेशन था, वो कम्युनिकेशन था व्हेन वी आर सिटिंग इन अ सेमिनार, है ना, ऑल द ऑडियंस वर सिटिंग एंड यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग। ठीक है, तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन, आप खड़े हैं और आपको इन्फॉर्मेशन जो है सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं, और सब उस चीज को रिसीव किया सबने अच्छे से, एंड देन दे आर पुटिंग क्वेश्चन, दे आर आस्किंग द, दे आर गिविंग द फीडबैक। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन होता है, वहां पे क्या होता है कि पहले मैंने कहा कुछ, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांसफर की, देन आपने सुनी, और देन आपने फिर से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर की, फिर मैंने आपको करी, फिर आपने मुझे। मतलब मैं एक सेंडर की तरह भी बिहेव कर रही हूँ, एक रिसीवर की तरह भी, और आप भी एक सेंडर की तरह भी बिहेव कर रहे हैं और एक रिसीवर की तरह भी बिहेव कर रहे हैं। ठीक है। तो सोर्स या सेंडर और रिसीवर, इधर भी साइड में रिसीवर, सोर्स, सेंडर। ठीक है, तो देखिए पहला पढ़ते हैं ऊपर वाला बॉक्स। सोर्स या सेंडर ने कोडेड किया मैसेज को, चैनल के थ्रू ट्रांसफर किया, उसके बाद मैसेज को डिकोड किया और रिसीवर को वो मिल गया। वेरस तो दूसरी तरफ है ना, वो क्या हुआ देखिए, ये एरो गलत है। दूसरी तरफ क्या हुआ कि सोर्स सेंडर, यहाँ ये रिसीवर फिर सोर्स बन गया, उसने अपना मैसेज कोड किया, चैनल को दिया, चैनल ने डिकोड किया और डिकोड करके वो रिसीवर तक पहुंच गया। ये एरोज जो है, ये एरोज जो आपको दिख रहे हैं ना, ये एरोज जो हैं ये गलत लगा रखे हैं। ठीक है। तो ये क्या है? इंटरेक्शन कम्युनिकेशन मॉडल है, जहाँ दो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, जनरली फेस टू फेस कम्युनिकेशन में ये देखा जाता है। द अबव मॉडल कैन बी सिंप्लीफाइड एज शोन। नीचे जो है, नीचे जो फिगर दिख रहा है उसमें इसको एक सिंप्लीफाई कर रखा है, जिसमें देखिए एरो जो है वो बैक एंड फोर्थ लगा रखे हैं, और एक और सिंपल नॉर्मल बॉक्सेस बना रखे हैं। सोर्स, सेंडर, कोडेड मैसेज, चैनल, डिकोडेड मैसेज एंड देन दी रिसीवर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। देयर दीज आर सक्सेसफुल ओनली व्हेन बोथ द सेंडर एंड रिसीवर अंडरस्टैंड द सेम इंफॉर्मेशन। ये चीज सक्सेसफुल कब होगी? दीज आर सक्सेसफुल तभी होगी जब वो दोनों सेंडर और रिसीवर जो होंगे वो अंडरस्टैंड करेंगे सेम इंफॉर्मेशन को, तभी हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो सकता है। जो कि हम बोलते हैं कि बहुत 100% होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके साथ नॉइज भी ऐड होती है। तो जब नॉइज ऐड होती है तो हम उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, पर किसी भी कम्युनिकेशन को 100% हम बोल सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि 100% हो सकता है, ये 100% सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है। 99% हो सकता है पर 100 नहीं। क्यों? क्योंकि नॉइसेस हमेशा होती है। कुछ नॉइसेस नोन होती है जो हम जानते हैं, जिन्हें हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कुछ नॉइसेस जो होती है वो अननोन होती है, जिनका सोर्स हमें पता नहीं होता है, तो उन्हें एलिमिनेट करना मुश्किल होता है। उस केस में हमारा जो एफिशिएंसी वो 100% नहीं हो पाती है। ठीक है। तो दीज आर सक्सेसफुल ओनली व्हेन बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर अंडरस्टैंड द सेम इंफॉर्मेशन। जो सेंडर, सॉरी, जो सेंडर ने भेजी है और जो रिसीवर ने रिसीव की है, दोनों की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सेम होगी। ठीक है ना? सॉरी। नेक्स्ट होता है कंटेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है? कंटेक्स्ट होता है। इन अ कम्युनिकेशन देयर इज सम मिनिमम शेयर्ड कंटेक्स्ट, है ना, एक कम्युनिकेशन में देयर इज सम मिनिमम शेयर्ड कंटेक्स्ट। वी माइट बी इन द सेम फिजिकल लोकेशन, इवन ओवर द फोन वी हैव एट द मिनिमम द कॉमनलिटी ऑफ टाइम। ठीक है। इन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? इन अ कम्युनिकेशन देयर इज सम मिनिमम शेयर्ड कंटेक्स्ट, मतलब कुछ ना कुछ छोटा मोटा थोड़ा बहुत शेयर कंटेक्स्ट होता है। वी माइट बी इन द सेम फिजिकल लोकेशन, हम उसी फिजिकल लोकेशन में होंगे, even are over the phone we have at the minimum the commonality of time. When we generate a document paper, usually there is some context embedded in the medium. मतलब कुछ ना कुछ बात, कुछ ना कुछ कंटेंट होता है मीडियम में, मतलब उस बात में कुछ ना कुछ कंटेंट होता है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, उस बारे में बात करते हैं। The text is in the proceeding of a conference, written on a birthday card, handed to our teacher with a batch of two westernized term papers or something similar.
तो क्या बोला कि द टेक्स्ट इज इन द प्रोसीडिंग ऑफ अ कॉन्फ्रेंस, हो सकता है रिटन ऑन अ बर्थडे कार्ड। कंटेक्स्ट मतलब वो जो कंटेक्स्ट का मतलब होता है वो जो कंटेंट जो रिटन कम्युनिकेशन में लिखा जाता है, ठीक है ना। हैंडेड टू आर टीचर विद द बैच ऑफ 2 वेस्टर्नाइज्ड टीम पेपर्स और समथिंग सिमिलर, ठीक है। वो कंटेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब नेक्स्ट हम बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, कि ईमेल के थ्रू कैसे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। When with email we cannot assume anything about a sender's location, हाँ, time frame of mind, profession, interest और future value to us. With email के साथ with email we cannot assume anything about a sender's location. विद ईमेल के साथ हम कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते सेंडर्स की लोकेशन के बारे में, है ना। उसके टाइम के बारे में, उसके फ्रेम ऑफ माइंड के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, सॉरी सॉरी प्रोफेशन के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में और फ्यूचर वैल्यूज टू अस। तो देखिए मैं 2 मिनट, ये लाइन अच्छी है तो इसको अपन देख लेते हैं कि अगर हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल का मतलब हो गया हम रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो हम बोलते हैं अगर हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो ईमेल के साथ वी कैन नॉट अज्यूम एनीथिंग अबाउट अ सेंडर्स लोकेशन, हमें सेंडर्स की लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता होगा, हमें तो बस ईमेल मिला है, ठीक है। नेक्स्ट हमें ये नहीं पता होगा कि उस समय क्या टाइम फ्रेम पे उसने किस टाइम फ्रेम में ये सब चीज लिखी है करी है। नेक्स्ट उसका फ्रेम ऑफ माइंड कैसा था जब उसने सब चीजें लिखी। नेक्स्ट उसका प्रोफेशन, ऑफ कोर्स प्रोफेशन तो हम बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पता कर सकते हैं पर जिस फॉर्म में जिस जिस टॉपिक के बारे में उस चीज ने उसने लिखा है उसी चीज में इंटरेस्ट पता कर सकते हैं। बाकी दूसरी चीजों में उसका इंटरेस्ट है कि नहीं ये नहीं पता सकते हैं। और उसकी फ्यूचर वैल्यू टू अस क्या है ये भी हम पता नहीं कर सकते हैं जब हम रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं। तो याद रहेगा कि जब रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता, या फिर हम ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि सेंडर्स की लोकेशन क्या है, टाइम क्या था उस समय जब उसने ये लिखा होगा, उसका फ्रेम ऑफ माइंड कैसा रहा होगा ये रिटर्न करने में, ठीक है। किस प्रोफेशन का है वो, ऑफ कोर्स मोस्टली प्रोफेशन तो हम जान सकते हैं क्योंकि हम बोलते हैं कि ऑफ कोर्स ईमेल जनरली कहाँ अपन मोस्टली कहाँ यूज करते हैं, ईमेल को जनरली हम कॉर्पोरेट्स में या अपने जॉब वगैरह में यूज करते हैं तो प्रोफेशन पता होता है। नेक्स्ट बोलते हैं इंटरेस्ट और फ्यूचर वैल्यू टू अस। नेक्स्ट हम बोलते हैं ये हमें नहीं पता, हम पता नहीं कर सकते उसका इंटरेस्ट हमारी फ्यूचर वैल्यूज पे कितना है क्या है ना, ये नहीं पता कर सकते। नेक्स्ट दिस मीन्स अमंग अदर थिंग्स दैट वी हैव टू वेरी केयरफुली अबाउट गिविंग आर रिसीवर सम कंटेक्स्ट, मतलब इसका मतलब क्या है कि इन सारी चीजों में बहुत बहुत केयरफुल रहना होता है जब हम हमारा कंटेक्ट सामने वाले को पहुंचाते हैं या रिसीव करवाते हैं। दिस सेक्शन विल गेट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज फॉर डूइंग इट। और ईमेल लिखने का मतलब ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा ईमेल लिखने की और आपने लिख लिया, कुछ स्ट्रेटजीज होती है, कुछ फॉर्मेट होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है ईमेल लिखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं यूजफुल सब्जेक्ट लाइंस, है ना। नेक्स्ट क्या बात करते हैं, यूजफुल सब्जेक्ट लाइंस। तो ये क्या होता है, अ सब्जेक्ट लाइन दैट pertains clearly to the body of the email will help people mentally shift to the proper context before they read our message। मतलब क्या होता है यूजफुल सब्जेक्ट लाइन में, अ सब्जेक्ट लाइन दैट pertains clearly to the body, एक सब्जेक्ट लाइन जो कि अच्छे से बताती है बॉडी को ऑफ द ईमेल, विल हैव प्रोजेक्ट people mentally shift to the proper context before they read our messages। मतलब क्या होता है जो फॉर्मेट होता है ना, वहाँ पे वो जो लोगों को ये बताता है कि जिस फॉर्म में अपन ने ईमेल लिखा है वो हेल्प करता है उस फॉर्म को अच्छे से रीड करने में, हमारे मैसेज को अच्छे से रीड करने में। द सब्जेक्ट लाइन शुड बी ब्रीफ, सॉरी। सब्जेक्ट लाइन जो ऊपर लिखी आती है, आपको याद है आपने हर किसी ने, आप सब लोगों ने ईमेल लिखा होगा, तो ईमेल कैसे लिखते हैं, ईमेल में सबसे पहले आपको दिखता होगा कि टू फ्रॉम के आप किस, सॉरी फ्रॉम किसको आप ईमेल करना चाहते हैं। उसके बाद क्या लिखा होता है, अब मैं आपको ईमेल भी खोल के दिखा दूंगी। तो उसके बाद क्या लिखा होता है, पहले तो ये कि आप किसको देना चाहते हैं। दूसरी बात क्या लिखा होता है, इसमें सब्जेक्ट लिखा होता है कि आप किस लिए देना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट, अगर आप सब्जेक्ट लिखते हैं किसी का तो क्या होता है वो मैसेज को रीड करने में आसानी हो जाती है क्योंकि ऊपर लिखा लिखा होता है कि भाई ये जो मैसेज लिखा है वो किस किस चीज का है, ठीक है। जैसे मैंने
मैंने जैसे मैथ्स का पेपर सेंड किया यथार्थ ग्रुप को, तो मैथ्स का पेपर सेंड किया तो मैं लिखूंगी मैथ्स पेपर सब्जेक्ट में। तो मैम जब उसे खोलेंगी, जब उसे ओपन करेंगी तो सीधे क्या देखेंगे कि मैथ्स पेपर मतलब मैम ने मैथ्स का पेपर शेयर किया है, ठीक है? तो उन्हें वो पेपर पढ़ने की, उसे गौर से देखने की, उसके क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस सब्जेक्ट से क्या पता चल गया कि मैंने मैथ्स का पेपर भेजा है। जैसे कि कहानी का टॉपिक जो होता है, उससे कहानी के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाता है ना। उस वैसे ही कि जैसे कि कोई टॉपिक कोई बहुत हॉरर मूवी होती है तो उसका नाम भी वैसा ही होता है। कोई कॉमिक मूवी होती है तो उसका नाम भी वैसे ही होता है। वैसे ही ये हेडिंग होती है, इससे हम हमारे अंदर लिखे मैसेज का काफ़ी पता लगा सकते हैं पीपल्स को। इसकी वजह से मैसेज मैसेज टाइपिंग की वजह से मतलब सब्जेक्ट टाइपिंग की वजह से पीपल्स को मैसेज पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। ठीक है? उम नेक्स्ट हम बोलते हैं, a subject line that pertains clearly to the body of the email will help people mentally shift to the proper context before they read our message। अपने मैसेज रीड करने से पहले mentally shift हो जाते हैं कि हाँ ये चीज इस बारे में है। ठीक है? The subject line should be brief as many mailers will truncate long subject lines, है ना? ब्रीफ होनी चाहिए, does not need to be a complete sentence, पर ब्रीफ होनी चाहिए। मतलब जो आपने मैसेज लिखा है उसके बारे में अच्छे से क्लेरिफाई कर दे, इस तरह की सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए। जरूरी नहीं है आप सेंटेंसेस पे सेंटेंसेस बनाओ, ऐसे वर्ड का यूज करो कि जो सामने वाला पर्सन है उसे समझ में आ जाए कि ये किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है ईमेल में। एंड शुड गिव अ क्लू टू द मैसेज कंटेंट्स। ठीक है? एंड हम और मैंने बता दिया कि क्लू तो ऑफ कोर्स होना चाहिए, तभी तो मैसेज बना है। एंड बहुत जरूरी है कि क्लू होना चाहिए मैसेज कंटेंट के लिए। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सब्जेक्ट लिखा है नीड 3 कार्स ऑन ट्यूसडे, तो सब्जेक्ट से ही पता चल गया कि जो हमारा सेंडर है उसको क्या चाहिए, 3 कार चाहिए, कब चाहिए? ट्यूसडे को चाहिए। हम्म, जो हमारा सब्जेक्ट है उसको पता चल गया कि भाई सब्जेक्ट क्या लिखा, नीड 3 कार्स ऑन ट्यूसडे, मतलब पहले ही कंफर्म हो गया कि 3 कार्स चाहिए, कब चाहिए? ट्यूसडे को चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं रमेश, है ना? रमेश क्या होता है, आई नीड थ्री नेक्स्ट सॉरी, पहले ईमेल लिखा, ईमेल पे रमेश जो रिसीवर है उसका पूरा ईमेल आईडी लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट बनाया। सब्जेक्ट में पहले ही एक क्लू दे दिया मैसेज के लिए कि नीड 3 कार्स ऑन ट्यूसडे, सो दैट जो पर्सन ने रिसीवर ने इसे पढ़ा होगा तो वो समझ गया होगा कि 3 कार्स कब क्या चाहिए, ट्यूसडे को 3 कार्स चाहिए, ये समझ गया होगा वो। ठीक है? नीड 3 कार्स ऑन ट्यूसडे समझ गया होगा कि थ्री ट्यूसडे को 3 कार्स की नीड है इस सब्जेक्ट को। अब उसने मैसेज पढ़ना स्टार्ट किया तो नीचे मैसेज है, रमेश आई नीड 3 कार्स फॉर थर्सडे डेमोन्स्ट्रेशन इन दिल्ली, they need to be petrol engine cars and they need to be packed for shipping by Tuesday night। तो सिंपल सी बात है, नीड 3 कार्स ऑन ट्यूसडे, तो पता चल गया कि ये इसने सब्जेक्ट लिखा मतलब कार्स की बात हो गई और ट्यूसडे को कार इसको चाहिए। ठीक है? लेकिन नीचे जो है मैसेज में उसने ब्रीफ किया कि थर्सडे डेमोन्स्ट्रेशन है दिल्ली में। ठीक है? थर्सडे डेमोन्स्ट्रेशन है दिल्ली में, उसके लिए उसे 3 कारें चाहिए। कारें कैसी होनी चाहिए? पेट्रोल इंजन कारें होनी चाहिए और अच्छे से पैक होनी चाहिए ताकि वो ट्यूसडे को शिपिंग हो सके। ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं। Here, the subject line summarizes effectively the most important details of the message. If the message is in response to another email, our email software will probably preface the subject line with re or re. If our email composition software does not do this, it would be proper to put in re by hand। ठीक है? तो क्या बोला कि ये तो क्या था, जो पहला ऊपर जो मैंने पढ़ा वो था कि सेंडर रिसीवर को कर रहा है। अगर रिसीवर रिपीट बैक कर रहा है तो सब्जेक्ट में आर ई लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ नीचे दिख रहा होगा आपको। देखिए दिखा है, आर ई लिखा है। आर ई लिखा है, इसका मतलब रिवर्ट, ये मैसेज जो है आर ई लिखा हुआ होगा, अगर मान लो ये लिखा है और उसको भूल गया और आर ई लिखा है, इसका मतलब या किसी और ने देखा तो उसका मतलब उसे समझ में आ जाएगा कि क्या है, कि ये जो पहले दिया गया ईमेल था उसका रिटर्न हमको मिला है, उसका रिवर्ट बैक हमें मिला है। ठीक है ना? तो आर ई नीड 3 कार्स बाय ट्यूसडे, है ना? तो आर ई नीड 3 कार्स बाय ट्यूसडे, तो सेम सब्जेक्ट लिखा है पर आर ई का मतलब जो आपने क्वेश्चन पूछा था, जो आपने मेल किया था उसका रिवर्ट बैक, ये उसका रिवर्ट बैक उसका है, ये रिसीवर ने आपको सेंडर को भेजा है। ठीक है? Next, Abdul, I have got 2 cards already packed from last week's demo, but I do not have another functional petrol engine right now. Can you manage with 2 petrol engine and 1 diesel car engine? है ना? तो क्या बोला कि सबसे पहले रिवर्ड आया है नीड 3 कार्स बाय ट्यूसडे, समझ में आ गया कि जो जो अब्दुल ने भेजा था रमेश को,
अब्दुल ने जो रमेश को भेजा था कि उसे 3 कारें चाहिए, उसका रिवर्ट अब रमेश ने कर दिया है और उसने मैसेज में क्लेरिफाई किया है कि क्या कि उसके पास 2 कारें पैक्ड है, ठीक है, उसके पास 2 ही कारें पैक्ड है, तो क्या रमेश जो है वो 2 पेट्रोल कारों से और एक डीजल कार से मैनेज कर सकता है क्या? तो ये उसने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। For time critical messages, starting with urgent is a good idea, especially if we know the person got a lot of emails. अगर टाइम बहुत कम है या फिर जैसे कि अपन को टाइम बहुत कम है और किसी से कुछ मैसेजेस में कुछ चीजें शेयर करनी है या कुछ मंगानी है, तो आप अर्जेंट से भी अपना मैसेज को शुरू कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट में भी अर्जेंट लिख सकते हैं ताकि ताकि उसे समझ में आ जाए कि ये जो ईमेल है ये अर्जेंट है, इसे अर्जेंट कंप्लीट करना पड़ेगा या इसे अर्जेंट रीड करना पड़ेगा। खास करके उन लोगों के लिए जो क्या करते हैं, जिनके पास बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, तो उनके लिए ये चीज बेटर रहती है, ठीक है। देखिए जैसे लिखा सब्जेक्ट अर्जेंट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे अर्जेंट लिखते ही समझ में आ गया कि क्या नीड पेट्रोल इंजन कार्स। सब्जेक्ट लिखा अर्जेंट, अर्जेंट का मतलब अभी आपने जैसे ही इस ईमेल को देखा और यहाँ सब्जेक्ट में अर्जेंट देखा तो आपको समझ में आ गया कि अर्जेंट का मतलब क्या हुआ कि इसे जल्दी से जल्दी पढ़ना है और इसके ये जो मेल है इसे जल्दी से जल्दी रिवर्ट बैक करना है, ठीक है। नीड पेट्रोल इंजन कार्स, ये सब्जेक्ट बना है। I need to have another petrol engine car for the Mumbai demo by tomorrow afternoon. Ramesh only has two, and I have to have three. And I have to have three. Therefore, if anyone could help in this regard, I would really appreciate it. तो ये किसने भेजा है? ये किसने भेजा है? ये अब्दुल ने भेजा है। ये अब्दुल ने भेजा है कि अब्दुल ने कहा है कि मेरे को मुंबई डेमो के लिए जाना है टुमारो आफ्टरनून, कल दिन में, और रमेश के पास सिर्फ 2 ही कारें हैं और मुझे 3 चाहिए पेट्रोल इंजन के लिए। तो किसको क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? और मैं इसे बहुत अप्रिशिएट करूंगा अगर वो मेरी मदद करता है तो। फॉर रिक्वेस्ट स्टार्टिंग विद REQ कैन सिग्नल दैट एक्शन इज नीडेड। अगर आपको मेल में REQ लिखना है, मतलब रिक्वेस्ट करनी है किसी से किसी चीज की, तो आप सब्जेक्ट में REQ लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए नीचे लिखा है सब्जेक्ट REQ पेट्रोल कार्स नीडेड लिखा है, सब्जेक्ट REQ पेट्रोल कार्स नीड रिक्वायर्ड। Abdul's call for a petrol engine car. Please check in your garage. You have 7 of them with you that you are no longer using. Please take a moment to look around your area for petrol engine cars that you are no longer using and get them back to Ramesh. तो फिर क्या हुआ? Abdul's call for a petrol engine car. ठीक है, किसी ने रिक्वेस्ट करी है कि अब्दुल को चाहिए पेट्रोल इंजन कार, अपने गैरेज में चेक करो, आपके पास 7 थी, ठीक है, जिसे आप बहुत टाइम से यूज नहीं कर रहे थे। एक मोमेंट थोड़ा टाइम निकालिए और उसे देखिए प्लीज, मतलब ये रिक्वेस्ट हो रही है ताकि हम बोलते हैं around your area for petrol engine cars that you know are no longer using and get them back to रमेश, और आप रमेश को दे दीजिए। ये किसी ने किसी को लिखा, मतलब थर्ड पर्सन है, फोर्थ पर्सन को लिखा है, लेकिन REQ मतलब रिक्वेस्ट करा है कि प्लीज आप अपने गैरेज में चेक करिए, अगर एक्स्ट्रा पेट्रोल इंजन कार्स है तो आप रमेश को इन्फॉर्म करिए सो दैट वो अब्दुल को पूरी 3 पेट्रोल इंजन कार्स दे सके, ठीक है। If we are offering non-urgent information that require no response from the other person, prefacing the subject line with FYI for your information is not a bad idea as। तो मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट से क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। अगर आपने सब्जेक्ट ऊपर ही देख लिया तो आपको समझ में आएगा कौन सा अर्जेंट है, कौन सा पढ़ना है, किसी की रिक्वेस्ट आई है ना, किस ये जो इन्फॉर्मेशन है केवल मेरे पढ़ने की, मुझे इसको रिवर्ट बैक नहीं करना है, तो सब्जेक्ट इतना मदद करता है। टाइम भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करने में भी मदद करता है मैसेजेस की, पहली पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको आपका टाइम भी बचाता है, क्योंकि एक पूरा मैसेज पढ़ना और एक सिर्फ हेडलाइन पढ़ के समझ जाना कि ठीक है ये अर्जेंट है, ये रिक्वेस्ट है, इसे अभी पढ़ना है, नहीं इसको पढ़ना नहीं है, इसको आउटपुट नहीं देना है, इसको बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा। तो देखिए सब्जेक्ट FYI स्वीट्स इन ब्रेक रूम। Subject FYI मतलब for your information, sweets in break room. Aarti has left some sweets downstairs in the break room. First come first serve. तो ये इसमें क्या है, ये जो ईमेल है इसमें आपको रिप्लाई नहीं करना कि आई एम कमिंग। इसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन देगी कि आरती ने कुछ स्वीट डाउनस्टेयर्स पे रखी है, जो पहले आएगा उसको मिल जाएगी, वो पहले खाएगा, ठीक है। तो इस तरह का आपने एक इन्फॉर्मेशन सामने वाले को ट्रांसफर की। अगर वो पहले पढ़ लेता है तो उसको मिठाई मिल जाएगी, अगर 2 दिन बाद पढ़ता है तो मिठाई नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फॉर्मेशन। We should eliminate the word information from the subject lines and maybe from the
body of the message as well, since it may be misleading to the reader. An example to explain the point, जैसे कि subject लिखा information और नीचे पूरा मैसेज क्या लिखा, प्लीज सेंड मी इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी। तो ये एक क्या होता है, अगर हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो ना ही मैसेज में इंफॉर्मेशन वर्ड का यूज करना चाहिए, ना ही सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन वर्ड का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये मिसलीडिंग होता है। ये जो हमारा रीडर है उसको कंफ्यूजन में डाल देता है कि इंफॉर्मेशन किसकी क्या कब, वो बहुत सारी चीजें सोचने लग जाता है, अनलेस कि वो मैसेज नहीं पढ़े तो। ठीक है, उसे ओपन करके मैसेज पढ़ना ही पड़ेगा अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए। तो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो मिसलीड करता है, इन्फॉर्मेशन जो वर्ड है वो मिसलीड करता है, तो उसे सब्जेक्ट में या मैसेज में नहीं डालना चाहिए। This gave the reader very little clues as to what the person wanted to know. Admission, application और deadlines, कि जब वो इन्फॉर्मेशन सुनेगा तो पढ़ेगा सब्जेक्ट में, तो वो सोचेगा क्या पूछा गया है, क्या ये मुझसे ये पूछ रहे हैं कि कब 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 काउंसलिंग शुरू होगी, एडमिशन कब होगा, एप्लीकेशन किसकी चीज की इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, डेडलाइन की इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, मुझसे टाइम फ्रेम पूछ रहे हैं, मुझसे क्या पूछ रहे हैं, है ना। तो जैसे ही उसने इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट देखा होगा, उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होने लग जाएंगे। तो ये एक अच्छा अच्छी चीज अच्छी तरीके से ईमेल लिखने का तरीका नहीं है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, व्हाट was the reader supposed to send paper documents or give URLs, मतलब इतना सब कुछ वो इंसान थॉट प्रोसेस में रख लेगा। The only thing one could do with an email like this was to ask for further context. Mail like this would have been much better as, देखिए सब्जेक्ट, सीधे सब्जेक्ट लिखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एडमिशन प्रोसेस, ये लिख दीजिए आपने सब्जेक्ट में। आर दे एनी वेब पेजेस अबाउट एडमिशन प्रोसेस टू आईआईटीज? तो जब वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एडमिशन प्रोसेस आईआईटी पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा आपका रीडर कि यहाँ पे मुझसे किस चीज की इंफॉर्मेशन मांगी गई है, आईआईटी के एडमिशन प्रोसेस की इंफॉर्मेशन मांगी गई है। तो सब्जेक्ट से उसकी बात क्लियर हो गई। और नीचे भी देखिए क्या पूछा गया है, आर देयर एनी वेब पेजेस अबाउट एडमिशन प्रोसेस फॉर टू आईआईटीज, मतलब एडमिशन प्रोसेस की बात की गई है। पर अगर हम इस तरह की मिसलीडिंग वर्ड्स का यूज करेंगे तो रीडर हमारा मिसलीड हो जाएगा, मिसगाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कोटिंग डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्या होता है, कोटिंग डॉक्यूमेंट्स। इफ वी आर रेफरिंग टू प्रीवियस emails, we should explicitly quote that document to provide context instead of sending emails that says did we get all the information that we required। क्या होता है quoting documents, if we are referring to previous emails, है ना, अगर हम किसी प्रीवियस ईमेल को रेफर करके बात करें, जैसे आरी लिख रहे थे ना सब्जेक्ट में, वैसे ही बात हो रही कि अगर हम किसी प्रीवियस कोई ईमेल है उसको आरी या रेफर करके बात करें, we should explicitly quote that documents to provide context, है ना। हमको quote करना पड़ता है documents to provide context। देखिए instead of sending emails like this, did we get all the information that we required, तो इस तरह के मैसेजेस को लिखना सही नहीं होता, quoting फॉर्म में लिख सकते हैं आप। जैसे आप आगे नीचे एग्जाम्पल होगा, देखिए से डिड वी गेट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे द ग्रेटर साइन, दिस इज अ मोस्ट कन्वेंशनल वे टू क्वेट समवन एल्स ईमेल वर्ड्स। ठीक है, बट डिफरेंट ईमेल सॉफ्टवेयर में यूज अ डिफरेंट कन्वेंशन। even if there are a fair number of words in our response, we still might need to quote the previous messages, मतलब signals की help से, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये हम लिख रहे हैं कि did we get all the information that we required, तो information से कंफ्यूज हो जाएगा, तो उसके चक्कर में हमने बोला ये साइन का हमने यूज किया है। डिड वी गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट वी रिक्वायर्ड, इस साइन का यूज किया। अलग अलग ईमेल के सॉफ्टवेयर अलग अलग साइंस को यूज करते हैं। ठीक है, अलग अलग साइन कन्वेंशन अलग अलग होते हैं इनके, मतलब अलग अलग इंफॉर्मेशन, अलग अलग ईमेल के सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना उनके अलग अलग कन्वेंशनल साइंस होते हैं। ठीक है, इवन इफ देर आर अ फेयर नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ रिस्पॉन्स, वी स्टिल माइट नीड टू क्विट द प्रीवियस मैसेजेस। मतलब अगर आपको ये फील कराना है कि पहले मैं मैसेजेस भेज चुकी हूँ, तो इससे ये जो साइन है इससे पता चल जाएगा कि ठीक है प्रीवियसली भी मैसेजेस आए हैं। ठीक है ना, तो अगर आपको मतलब आपका सॉफ्टवेयर दूसरा, तो वहां पे उसके अंदर साइन दूसरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम की पॉइंट्स की बात करते हैं। वी मे नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट बट आर रीडर्स मे नॉट। गिव देम द प्रॉपर कंटेक्स्ट बाय गिविंग यूजफुल सब्जेक्ट लाइन्स, अवॉइडिंग प्रोनाउंस इन द फर्स्ट फ्यू लाइन्स, quoting the previous messages or document that has been used to or referred to।
ठीक है। यूज सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स दैट डायरेक्टली इंडिकेट द पर्पस इंस्टेड ऑफ एम्बिगियस फ्रेजेस दैट हैव द चांस ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड डिफरेंटली। ठीक है, हम जिस बारे में ईमेल लिख रहे हैं हमें पता है, पर सामने वाले को, जो हमारा रीडर है, उसे ये नहीं पता है कि हम किस बारे में ईमेल लिख रहे हैं, है ना? कि हमारा क्या, हमें क्या पूछना है या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी, उन्हें नहीं पता। तो इसके लिए उन्हें प्रॉपर कंटेंट या प्रॉपर कंटेक्स्ट या प्रॉपर फॉर्मेट में हमें ईमेल सेंड करना होता है। और इसके पॉइंट्स क्या, देखिए की पॉइंट्स है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं कि आपके व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ टू राइट एन ईमेल। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है और आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट, गिविंग यूजफुल सब्जेक्ट लाइन। सबसे पहले ऐसी सब्जेक्ट लाइन्स आप क्रिएट करिए, जरूरी नहीं है वो पूरे एक सेंटेंस की हो, उसमें ऐसे वर्ड्स को आप इन्वॉल्व करिए जिससे मैसेज के अंदर क्या कंटेंट है उसके बारे में हमारे रीडर को पहले ही पता चल जाए। जैसे कि मैं एक कॉमिक बुक के बारे में लिखना चाहती थी और मैंने सब्जेक्ट लिखा कॉमिक बुक, तो मेरा रीडर पहले समझ जाएगा कि अंदर जो मैसेज है वो कॉमिक बुक के बारे में ही है। ठीक है ना? अवॉइडिंग प्रोनाउंस इन द फर्स्ट फ्यू लाइन्स। तो प्रोनाउंस मतलब दिस दैट, मतलब जरूर कोशिश करिए कि नाम से सामने वाले को डिनोट किया जाए ताकि वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। क्वेटिंग द प्रीवियस मैसेज और डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन यूज्ड और रिफर्ड टू। तो हम बोलते हैं क्वेटिंग करना अपने प्रीवियस पुराने मैसेजेस को और डॉक्यूमेंट्स को जो कि रिफर्ड हो चुके हैं, यूज हो चुके हैं, उसे उन्हें क्वेटिंग करना भी बहुत जरूरी होता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग क्वेटिंग साइंस होता है। ठीक है। यूज सिंपल एंड क्लियर वर्ड। सबसे बड़ी बात, मैसेजेस के अंदर सिंपल और क्लियर वर्ड्स का यूज करें। मैसेज शॉर्ट एंड स्वीट भी होना चाहिए, मैसेज में क्लियर वर्ड्स का यूज करें। मैसेज इस तरह का हो कि डायरेक्टली आपका पर्पस इंडिकेट करे वो, इंस्टेड ऑफ फालतू की कंफ्यूजन से। ठीक है ना? जिसकी वजह से हमारे रीडर को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, रीडर बीइंग अंडरस्टूड डिफरेंटली। ठीक है ना? Use simple and clear words that directly indicate the purpose instead of ambiguous phrases that have the chance of being understood differently. अलग अलग तरीके से अंडरस्टूड करें, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना? सिंपल और क्लियर वर्ड्स को यूज करना है, और ताकि आपका पर्पस रीडर को साफ ही पता चल जाए, ताकि वो आपकी मिसलीड ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो। ठीक है ना? नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। व्हेन वन गेट्स एन ईमेल फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, more care should be taken about what connection they have with the reader than how the reader is addressed in the email. For instance, when we send an email to someone who does not know us, it would be good if we would immediately answer these questions. How did we learn about our correspondent? What do we want from our correspondent? Who are we? Why should our correspondent pay attention to us? If we cannot answer this question, we should wonder if we should even send the email. ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि अगर हमारे नोन होते हैं और हम उन्हें ईमेल सेंड करते हैं तो उन्हें एड्रेस करना बहुत ईजी होता है। लेकिन मान लीजिए आप किसी को ईमेल सेंड करें जो आपके बारे में कुछ नहीं जानता है, जिसे आप फर्स्ट टाइम ईमेल सेंड कर रहे हैं। ठीक है, आपने कोई और इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप कनेक्ट नहीं हो रखे हो, कोई और फोन के थ्रू, आपके मोबाइल फोन के थ्रू, आपके व्हाट्सएप के थ्रू, आपके फेसबुक के थ्रू, आप किसी के थ्रू उससे कनेक्टेड नहीं हो। आप सिर्फ और सिर्फ ईमेल के थ्रू उससे कनेक्ट होना चाहते हो, है ना? आप अपनी बात, जो इंफॉर्मेशन है उसे वो देना चाहते हो, तो सबसे पहले ऐसी इसमें जिसमें रीडर को आपको समझने में ज्यादा तकलीफ ना हो, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा वो मिसअंडरस्टूड ना करे, आपका पर्पस कंप्लीट हो, इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स होते हैं जो पहले ही रीडर को क्लैरिफाई करने पड़ते हैं। जैसे कि हाउ डिड वी लर्न अबाउट आवर कॉरेस्पॉन्डेंट। ठीक है, हाउ डिड वी लर्न मतलब हमें कैसे पता चला इस चीज के बारे में, उनके बारे में। व्हाट डिड वी वांट फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट, हमें क्या चाहिए उनसे, क्या किस पर्पस के लिए हमने ये ईमेल लिखा है, तो क्या हमें चाहिए। हु वी आर, हम कौन है ना? नेक्स्ट, व्हाई शुड आवर कॉरेस्पॉन्डेंट पे अटेंशन टू अस, और कॉरेस्पॉन्डेंट को का क्या क्या इंटरेस्ट बनेगा उसमें, क्यों कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे इस ईमेल में इंटरेस्टेड होगा। क्योंकि अगर हम ये सारे क्वेश्चंस के साथ नहीं सेंड करेंगे तो हमारा ईमेल बहुत ही ज्यादा एम्बिगियस हो जाएगा, बहुत मिसलीडिंग करेगा। ठीक है, और जिस पर्पस से हमने शायद ईमेल सेंड किया था वो पर्पस फुलफिल ही ना हो पाए। ठीक है, तो क्या आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी होती है। कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस को पहले, क्वेश्चंस के आंसर सबसे पहले अपने मेल्स में देकर, मतलब अपने मैसेज में आपने मैसेज लिखा, ओपन सब्जेक्ट लिखा, और नीचे जो मैसेज स्टार्ट किया वो सबसे पहले इन क्वेश्चंस के इसको आंसर देने के लिए ही किया। सर जब वो रीडर ये सारी चीजें पढ़ेगा तो वो थोड़ा सा
अंडरस्टूड करेगा कि जो भी ईमेल दिया है ही इज द या शी इज द या फिर दे वर द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग द ईमेल फ्रॉम देम एंड दिस दे वांट दिस फ्रॉम मी, दे हैव दिस प्लान एंड दिस इज माय इंटरेस्ट टुवर्ड्स देयर प्लान, और फिर वो फीडबैक करेगा, रिवर्ट बैक करेगा। ओके, हाउ डिड वी, तो क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, हाउ डिड वी लर्न अबाउट आवर कोरस्पॉन्डेंट, what do we want for our correspondent, who are we, why should our correspondent pay attention to us? If we cannot answer this question, we should wonder if we should even send the email. ठीक है, putting some of that information in a signature is better than now nowhere at all, but putting it at the top is better for several reasons. ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं, क्या बोला, our identity is an important, putting some of the information in a signature is better than nowhere at all, मतलब नीचे ये सारी इंफॉर्मेशन रखना ये इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स अगर हम, ऐसा तो होगा नहीं कि ईमेल में हम हमारे बारे में नहीं लिखेंगे, पर हम कोशिश करते हैं कि पहले अपना पर्पस बता दें, फिर अपने बारे में बताएं। पर पर क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें जो सारे ऊपर क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे पहले आपका मेल पढ़ते ही वो ये सारे क्वेश्चन उसके मन में अराइज होंगे, तो इट्स बेटर कि आप उसे क्लेरिफाई कर दें ताकि वो फिर आपके मैसेज पे ज्यादा ध्यान दे सके। ठीक है, तो आपको ये सबसे टॉप पे ये सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने चाहिए, ना कि बॉटम में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आर आइडेंटिटी इज एन important क्लू टू द context of the message. If there is a problem with the transmission of the email, the end is much more likely to get lost than the beginning. Many people get more than 20 messages per day and so read them quickly. If we do not quickly establish our identity, our correspondent may delete our message before they find the underlying cause of the email. तो क्या बोला, our identity is an important clue to the context of message. आप क्या हैं, क्या करते हैं, आपका पर्पस क्या है, पर्पस सबसे बाद में आएगा, पर आप कौन है, आपकी क्या आइडेंटिटी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, if there is a problem with the transmission of the email, the end is much more likely to get lost than the beginning. अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है कभी ना कभी ईमेल में, तो क्या होता है कि सबसे पहले जो ईमेल का जो कंटेंट मिटता है या डिलीट होता है, वो नीचे का कंटेंट डिलीट होता है। और अगर आपने अपनी सारी सारी जो आइडेंटिटी है, जो सारे क्वेश्चंस का आंसर है, वो नीचे अगर आपने लिखे होंगे, तो वो डिलीट हो जाएंगे। तो अब उस मैसेज का, उस पर्पस का जो आप लिख के भेजे, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि टॉप मोस्ट पे इन सारे क्वेश्चंस के, और अपने आइडेंटिटी को अच्छे से एक्सप्लेन करना सबसे टॉप में, देन उसके बाद अपने पर्पस को एक्सप्लेन करना। मैनी पीपल गेट मोर देन 20 मैसेज पर डे, बहुत सारे लोग होते हैं जो कम 20 मैसेजेस से ज्यादा आते हैं हर दिन में, एंड सो रीड देम क्विकली, और बहुत फटाफट फटाफट पढ़ते हैं। अगर वी इफ वी डू नॉट क्विकली एस्टेब्लिश, अगर हमने उन क्विकली टाइमिंग में, उस छोटे से टाइम स्पेन में, अगर हमने अपने मैसेजेस को अच्छे से अपनी आइडेंटिटी को सामने वाले रीडर को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, तो क्या होगा, आर कोरोस्पोंडेंट में डिलीट आर मैसेजेस बिफोर दे फाइंड द अंडरलाइंग कॉज ऑफ द मेल। जो हमारा जो रीडर है, हमारा जो कोरोस्पोंडेंट है, वो क्या करेगा, उस मेल को डिलीट कर देगा बिना उस पर्पस को जाने। तो बेटर होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट से क्लेरिफिकेशन कर दें कि मैसेजेस में क्या है। दूसरी बात क्या होती है कि अगर आप बिल्कुल ही अननोन है रीडर से, कोरेस्पोंडेंट से, तो आपको सबसे पहले अपने बारे में बताना होता है, अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लेन करनी होती है, किस पर्पस से आप ये मेल लिख रहे हैं और उसका क्या इंटरेस्ट आपके इस मेल में बनेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपको अपना पर्पस लिखना होता है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से अपने आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वो आपका मेल का रिवर्ट बैक जरूर देगा और आपका पर्पस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, गुड आंसर टू द क्वेश्चन कैन टेक सेवरल फॉर्म्स। देखिए, जैसे कि डियर मिस सुमन, I am an editor at very large publishing company, incorporated. I sat next to your brother on Air India last week, and he mentioned that you are interested in publishing a book. Based on your email ID guide, I have read your guide and would be very much interested in receiving a proposal from you. तो देखिए, सबसे पहले अगर ये लिख देते, अगर ये लिख देते कि ये लिख देते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड, आई हैव रेड योर गाइड एंड वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन रिसीविंग अ प्रपोजल फ्रॉम यू। आई एम, देन लिखते कि आई एम एन एडिटर एट वेरी लार्ज पब्लिशिंग कंपनी, तो क्या होता कि शायद इस लाइन को देखकर वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होती, पर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले खुद की आइडेंटिटी को क्लियर किया उनके सामने कि डियर मिस सुमन, आई एम एन एडिटर एट वेरी लार्ज पब्लिशिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। तो उन्होंने सबसे पहले यही बताया कि मैं कौन हूँ, मैं एक एडिटर हूँ बहुत बड़ी कंपनी में,
ठीक है? उसके बाद उन्होंने पूरी कहानी बतानी शुरू करी कि मैं आपके फ्रेंड के आपके भाई के साइड वाली सीट पे बैठा था एयर इंडिया में, और वो बता रहे थे कि आप इंटरेस्टेड है बुक पब्लिश करने में। मैंने आपकी गाइड पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड देन आई वांट कि मैं मतलब मैं आपको एक प्रपोज़ल दे रहा हूँ कि आप बुक पब्लिश करिए अपनी ना। तो नेक्स्ट अल्टरनेटिवली माय नेम इज़ विजय एंड आई एम द लीगल काउंसल फॉर सुरक्षा सिक्योरिटी सर्विस। We are deeply disturbed at the allegations that you cast upon us in your email guide. Therefore, we ordered you to immediately cease and desist using any reference to Suraksha Security Service in your email guide. If you do not, we will be forced to file suit against you or your dissent. तो ये भी एक तरह का एग्जाम्पल ही है कि सबसे देखिए इन्होंने भी सबसे पहले क्या किया, अपना नाम बताया, और ये एक लीगल काउंसिल है सुरक्षा सिक्योरिटी सर्विस के। तो सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी क्लियर करिए, देन अपना पर्पस शो करिए। Another form of email could be, hi, I am a novice email user and just read your email guide. I don't know if you are the right person to ask or not, but do you know what the French word for Mr. is? If you can tell me the answer, I will send you a funny postcard. तो ये एक तरह का नॉन फॉर्मल तरह का मेल है। आपने देखिए इसमें भी क्या किया, हाय आई एम अ नो वॉइस ईमेल यूजर, तो उसने सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी क्लियर की है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी क्लियर करनी चाहिए। Many email programs allow setting up a default signature to be included at the end of every messages। ठीक है, बहुत सारे जो ईमेल प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या अलाउ करते हैं कि जो जो भी सेंडर इस ईमेल को लिख रहा है वो नीचे अपने डिफॉल्ट सिग्नेचर करे। Many people use this signature as an easy way to give their names and alternative ways of reaching them। फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपना नाम, ताकि सामने वाले जो पर्सन जो रीड कर रहा है उसे, जो सेंडर है उसका नाम पता चल चल जाए, उसकी डेजिग्नेशन पता चल जाए, इसके लिए क्या करते हैं वो सिग्नेचर को यूज करते हैं। जैसे कि नीचे एक एग्जांपल दे रखा है, हाय, व्हेन डू यू वांट टू गो फॉर लंच, सुरेश गुप्ता मैनेजिंग डायरेक्टर, सुरक्षा सिक्योरिटी सर्विस, विल्सन स्ट्रीट, दिल्ली, टेलीफोन नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट। तो देखिए सबसे पहले क्या किया उन्होंने, हाय पहले अपना पर्पस ही बता दिया। व्हेन डू यू वांट टू गो फॉर लंच, सबसे पहले क्या करा, अपना पर्पस बता दिया। उसके बाद अपने बारे में अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की, दैट इज सुरेश गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, सुरक्षा सिक्योरिटी सर्विस, विल्सन स्ट्रीट, दिल्ली 110001, टेलीफोन दे रखा है, फैक्स नंबर, ईमेल और वेबसाइट दे दी। ठीक है, तो सबसे पहले उसने पर्पस, मतलब दो तरह के मेल्स होते हैं, पहले अगर आप पहले अपनी आइडेंटिटी क्लियर कर रहे हैं देन पर्पस बता रहे हैं, यहाँ पे पहले पर्पस बोल दिया फिर आइडेंटिटी क्लियर कर ली। ठीक है, नेक्स्ट हम बोलते हैं, सच एन एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ सिग्नेचर इन्फॉर्मेशन इन कॉन्ट्रास्ट टू सच अ शॉर्ट क्वेश्चन लुक अनवांटेड। है ना, सच एन एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ सिग्नेचर मतलब इतना सारा सिग्नेचर का मतलब साइन करना नहीं, अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करना सिग्नेचर का मतलब। तो पर इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ सिग्नेचर इंफॉर्मेशन इन कॉन्ट्रास्ट टू सच अ शॉर्ट क्वेश्चन लुक अनवांटेड। एक छोटे से क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि लंच पे कब चलना है या लंच पे चलना है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने जो सिग्नेचर है वो इतना ज्यादा ब्रीफली इतना अपनी जो इन्फॉर्मेशन वो इतनी ब्रीफली दे दी, जो कि अनवांटेड है। ईमेल जितने शॉर्ट एंड स्वीट हो उतने अच्छे, उतने उतनी आपकी मेमोरी भी बचती है, उतना आपका टाइम भी बचे। मेमोरी का मतलब आपकी उसकी आपके लैपटॉप की, आपकी कंप्यूटर की मेमोरी बचती है, उतना आसानी से ट्रांसफर भी हो जाता है ईमेल। है ना, अगर शॉर्ट एंड स्वीट होगा तो आसानी से ट्रांसफर भी होगा, आपको कम टाइम लगेगा उसे लिखने में, सामने वाले को कम टाइम लगेगा उसे पढ़ने में, और साथ ही साथ क्या होगा, और आपका पर्पस भी क्लियर हो जाएगा। है ना, पर्पस भी जितना छोटा होगा उतनी जल्दी उसको पर्पस भी समझ में आएगा। तो सिंपलर, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक लाइन पूछने के लिए उसने इतना बड़ा सिग्नेचर किया, दैट इज अनवांटेड। इफ दे गॉट द ईमेल फ्रॉम यू, दे कैन रिप्लाई बाय ईमेल सो दैट दे डू नॉट नीड आर फैक्स नंबर्स और स्ट्रीट एड्रेस। ठीक है, अगर वो जानते हैं कि अगर आपने उन्हें ईमेल किया तो वो आपका रिप्लाई ईमेल के थ्रू कर देंगे, आपको अपनी फैक्स नंबर या अपनी वेबसाइट नंबर देने की कोई नीड नहीं है। सो दे डोंट नीड आर फैक्स नंबर्स और स्ट्रीट एड्रेस, और अपना एड्रेस देने की भी बिल्कुल नीड नहीं है। इफ दे हैव टू सेंड अ फैक्स और पैकेज, दे कैन आस्क फॉर एड्रेस इन्फॉर्मेशन। अगर वो खुद चाहते हैं कि सामने वाले को कोई फैक्स या कोई पैकेज भेजना है, तो वो सामने वाले से एड्रेस मांग सकते हैं, पर उनको खुद का एड्रेस देने की यहाँ पे कोई नीड नहीं थी। है ना, दे ऑलरेडी हैव वन ईमेल एड्रेस इन द मैसेज वी सेंट एंड डोंट नीड
आर अदर ईमेल एड्रेस, और साथ में उन्होंने देखिए एक ईमेल एड्रेस जिसे सेंड कर रहे हैं वो तो है ही, साथ में एक्स्ट्रा एक और ईमेल एड्रेस लिखा जो कि अनवांटेड है। तो यहाँ पे ये टेलीफोन नंबर तो चलो ठीक है, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट और अपना एड्रेस देना, यहाँ पे ये अनवांटेड है, जिस तरह का उन्होंने पर्पस पूछा उस हिसाब से। ठीक है। देन द नेम इज परफेक्टली रीजनेबल टू इंक्लूड स्पेशली इफ आर ईमेल। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हम थोड़ा बहुत जो हमारा बचा है ये, ठीक है, ईमेल के बारे में ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करना स्टॉप कर रही हूँ। तो अभी आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी कि ईमेल कैसे लिखते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें ग्रैब हुई है। कल एक बार हल्का सा स्टार्टिंग जो करेंगे वो सबसे पहले इन सबको जो अपने ईमेल के बारे में पढ़ा उसे एक बार रिवाइज करेंगे और फिर आगे फर्दर चलेंगे अपन। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।